पगला गई थी मम्मी। चलिए, अब हम लोग क्या है, मिनरल्स का पार्ट 2 है। आज हम लोग बताएंगे मिनरल्स। कल बोले थे मिनरल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे। मिनरल्स जो होता है 2 तरीके का होता है, एक होता है मेटेलिक जिसको बोलेंगे धात्विक, एक होगा नॉन मेटेलिक जिसमें मेटल नहीं पाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे अधात्विक। जो मेटेलिक मिनरल्स होता है ये भी आपस में 2 तरीके का होता है, एक फेरस एक नॉन फेरस। फेरस मतलब जिसमें लोहा जैसा कुछ पाया जाए, नॉन फेरस मतलब जिसमें लोहा जैसा कुछ नहीं पाया जाए। तो फेरस ये पूछता है सबसे पहले तो ये सब याद रखना कि ये सब क्या है, मेटेलिक मिनरल्स। लोहा फेरस मिनरल है। मैग्नीज फेरस मिनरल है, जैसे बैटरी में यूज होता है, इसका फर्टिलाइजर में यूज होगा तुमको। फिर से मैच बॉक्स इंडस्ट्री होता है, यानी कि माचिस बनाने में इसका भी मैग्नीज का यूज होता है। स्टील में भी क्रोमियम, इसका भी स्टील में यूज होता है। निकल, इसका भी स्टील में यूज होता है। कोबाल्ट, इसका भी स्टील में यूज होता है कहीं कहीं। टंगस्टन बॉल में जो रहता है, तो ये सब कैसा है, फेरस मेटल। कैसा है, मेटेलिक के अंदर भी फेरस मेटल। बाकी जो ये सब आगे जो तुमको दिखने में लगता है कि इसमें भी लोहा होगा, ये सब नॉन फेरस है। तांबा, अल्युमिनियम, टीन, सीसा, चांदी, प्लेटिनम, जिंक, सोना। लगता है ना कुछ भारी टाइप का लोहा टाइप का होगा, तो नहीं, इस सब में लोहा नहीं पाया जाता, लेकिन ये सब क्या है, मेटेलिक मिनरल्स है। ठीक है, बस तुमको याद रखना था ये फेरस, इसका जो बच गया नॉन फेरस, लोहा, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन। अब जो है नॉन मेटल, ये भी 2 तरीके का होता है, एक एनर्जी वाला और एक जो बिना एनर्जी वाला। इसका जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो ये सब क्या है, नॉन मेटालिक है। ठीक है ना, मिनरल्स, लेकिन ये सब क्या है, एनर्जी वाला है। और उसका चूना पत्थर, ग्रेनाइट, अब जो घर बनाने में सब यूज होता है, पाइराइट, संगमरमर, एस्बेस्टस, हीरा ही हो गया एक एक्स्ट्रा में। तो ये सब अन्न के अंदर नॉन मेटेलिक मिनरल है। समझ में आया, ये हो गया। अब जो तुम्हारा मिनरल्स है, मिनरल्स जो है, ठीक है ना, अब पढ़ाने वाले हैं माइनर मिनरल्स। क्या है, माइनर मिनरल। तो माइनर मिनरल्स उसको बोलते हैं जो ये बैक पगला, इस सब का उपयोग उसके घर बनाने के लिए करते हैं। मेनली माइनर मिनरल्स का घर बनाने के लिए उपयोग करते हैं वैसा मिनरल्स का। ठीक है ना, ये सब मिनरल्स क्या है, बहुत आराम से भारत में मिल जाता है। इस किस एक्ट से संचालित होगा, तो एक एक्ट बना हुआ है, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट मिनरल्स के लिए 1957 में, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। अब देखो माइनरल्स मिनरल में कौन कौन है, तो इसका घर बनाने में यूज हो, जैसे ये देखो, मार्बल, मिक्का, चौक, क्ले, डोलामाइट, क्वार्ट्ज, सैंड, फाइराइट, ठीक है ना, फाइरोहाइट, फिर उसके बाद जिप्सम, लेटराइट, ये सब जो दिखाई पड़ रहा है, लाइमस्टोन, कंकर, ये सब जो क्या माइनर मिनरल्स है, इसका घर बनाने में यूज होता है। ये सब मिनरल्स किससे रेगुलेट होता है, 1957 के डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट से। उसके बाद जो एक आता है रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं दुर्लभ मृदा धातु, इंग्लिश में दुर्लभ मृदा धातु। रेयर अर्थ एलिमेंट है, ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन भारत के पास इसका क्या है, कमी है। इसका नहीं क्या करता है, कमी इस कारण नहीं है कि नहीं है नीचे में, ज़मीन के नीचे में, लेकिन इसको निकालने का भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके कारण भारत को आयात पर निर्भर होना पड़ता है। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट। और रेयर अर्थ एलिमेंट क्यों जरूरी है भारत के लिए, तो इसका यूज होता है बहुत जगह। इसका चुंबकीय और रासायनिक गुण इसमें मौजूद है, मतलब कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। इसका उपयोग मोबाइल बनाने में होता है, कंप्यूटर बनाने में, जेट इंजन बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक बनाने में, घर हाँ, घर और कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, नहीं, उसको बोलते हैं माइनर मिनरल। ऊर्जा जनरेट करने में होगा, थोरियम उरियम, नहीं, वो भी रेयर अर्थ एलिमेंट के अंदर नहीं आता है। ठीक है ना, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट सब होता है उससे ऊर्जा बनाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं, बॉम्ब बनाएंगे, ऊर्जा बनाएंगे, तो वो सब प्रॉपर्टीज में नहीं होता है रेयर एलिमेंट में। ठीक है ना, न्यूक्लियर एनर्जी वाला। बाकी सब जो होता है मोबाइल वगैरह, मतलब डिवाइस बनाना, कोशिश क्या हो गया, डिवाइस बनाना, वो सभी में यूज होता है। ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी बनाना। तो रेयर अर्थ एलिमेंट का एग्जांपल क्या क्या है सर, तो देखो 15 वो लैंथेनाइड होता है, ठीक है ना, 15 वो लैंथेनाइड होता है, और उसमें पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, फिर स्कैंडियम या यट्रियम, इसको जोड़ दो, 15 वो लैंथेनाइड और 2 एलिमेंट है स्कैंडियम और यट्रियम, यही सब क्या है, दुर्लभ मृदा धातु। ये रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद कैसे करें, तो इसका कौन कौन है, सीरियम हो गया, प्रोमेथियम हो गया, नियोडियम हो गया, फिर से उसके प्रासमोडियम हो गया, समेरियम हो गया, यूरोपियम हो गया, गैडोलिनियम हो गया, फिर टेरिबिलियम हो गया, डायस्पोरियम हो गया, फिर से होलमूलम हो गया, फिर से इरिबियम हो गया, फिर से थ्यूलियम हो गया, फिर से वाइट
YB से वही याइट्रियम हो गया, फिर से ल्यूटेनियम हो गया। सर इतना को याद कैसे करते, इसका ट्रिक है, इतना को याद कैसे करते। 15 लैंथेनाइड का ट्रिक है। जो 15 लैंथेनाइड है वो क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट। तो सैर पे नंदू PM के साथ यूरोप किया, सैर से सीरियम, पर से हो जाएगा प्रासोमोडियम, नंदू से हो जाएगा नियोडियम, PM से हो जाएगा प्रोथेरियम, फिर से सात से हो जाएगा समेरियम, यूरोप से हो जाएगा यूरोपियम, गाया से हो जाएगा गैडोलियम। फिर से उसका दूसरा ट्रिक है यहाँ पे, तन्नू दीवानी होकर इधर लुट गई तुम्हारी याद में, तन्नू दीवानी होकर इधर लुट गई तुम्हारी याद में तुम्हारी, ठीक है ना, तुम्हारी याद में लुट गई। तन्नू से हो जाएगा तब्बू है, सॉरी तन्नू नहीं तब्बू, तब्बू से होगा तीबी, तीबी से होगा टेरिबिलियम, दीवानी से होगा डाइस्पोरियम, होकर से होगा होलीमियम, इधर से होगा इरिबियम, तुम्हारी से होगा थूलियम, याद से होगा याट्रिबियम, लूट गई से हो गया लुटेनियम। याद हुआ, लुटेनियम से लू सबसे पहले लैंथेनाइड एलिमेंट आता है पीरियोडिक टेबल में सीरियम, सबसे लास्ट में लुटेनियम। तो 15 वो है लैंथेनाइड एलिमेंट, ठीक है। ये कौन है, रेयर अर्थ एलिमेंट। लैंथेनाइड एलिमेंट भी है, इसी को रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं। 15 प्लस स्कैंडियम प्लस यूट्रियम को जोड़ देगा तो क्या बन जाएगा, रेयर अर्थ एलिमेंट। तो याद हो गया, बहुत पूछता है। अच्छा यहाँ पर है कि आखिर ये सब कहाँ मिलता है, तो ये मोनाजाइट रेत में मिलेगा। मोनाजाइट एक प्रकार का रेत होता है जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स मिलता है, जैसे थोरियम भी मिलता है इसमें, लेकिन थोरियम क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसी में एक और रेयर अर्थ एलिमेंट मिलता है, क्या है, कोई कोई मिलता है इसमें मोनाजाइट रेत में। फिर से फॉस्फेट का जो चट्टान होता है रॉक उसमें मिलता है। फिर इसे यूरेनियम का तुम लीचिंग करा देंगे, लीचिंग एक प्रोसेस होता है जिसे मेटलर्जी में पढ़ता है, उसमें भी मिलता है यूरेनियम का लीचिंग करा के। भारत में स्थिति क्या है अभी RER का, तो भारत के पास देखो बहुत सारे रिजर्व है, ठीक है ना, लेकिन भारत क्या है, इसके रिजर्व जितना भी है उसका 1% क्या कर पाता है, उसका प्रोडक्शन कर पाता है। इसी कारण भारत इसके लिए क्या करता है, दूसरे देश पे निर्भर होता है, ठीक है ना। अभी वर्तमान में रेयर अर्थ एलिमेंट सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो चाइना के पास। इसी का तो चाइनीज मॉल जितना क्या करता है, सस्ता बनाता है। भंडारण उत्पादन दोनों में आगे है, ठीक है ना। भंडारण में कौन है सबसे आगे, चाइना ही। अब यहाँ पे हम लोग का जो माइंस निकालते हैं अंदर से, तो उसको कौन मंत्रालय देखता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, केंद्रीय खान मंत्रालय। ये जो केंद्रीय खान मंत्रालय है तो इसको शक्ति है जो 3 अधिनियम से मिला हुआ है। कौन अधिनियम से, 3 अधिनियम से इसको शक्ति मिला हुआ है। एक है माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1954, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1954, वो पीछे पर आए थे डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। और एक है यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ शोर एरिया मिनरल एक्ट 1902, ऑफ शोर एरिया मिनरल एक्ट 1902, माइंस एंड मिनरल एक्ट 1954, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। तो ये सबसे क्या होता है, शक्ति मिलता है खनन कार्य करवाने के लिए केंद्र सरकार को, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो खनन मंत्रालय, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, तो जो भी है एटॉमिक मिनरल्स हो गया, कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तुमको पेट्रोलियम हो गया, इसके अलावा जितना भी खनिज है उसका क्या करना, खनन करवाना, रिसर्च करवाना, वो सब करना, ठीक है। अच्छा कभी पूछा जाए इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कहाँ पर है, तो ये नागपुर में, कहाँ पर है, नागपुर में है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो सर्च वगैरह करता है, तो वो भी किसके अंदर है, खनन मंत्रालय के अधीन ही आता है ये, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल मतलब क्या होता है, धरती के नीचे क्या हो रहा है उसका सर्वे करना। 1851 में स्थापना हुआ था कोलकाता में। इसकी यहाँ पे भारत में इसका 4 वो रीजनल ऑफिस है, एक लखनऊ में, एक जयपुर में, एक नागपुर में, एक हैदराबाद में। नागपुर में ही क्या है, इंडियन माइंस ब्यूरो भी है, याद है। उसके बाद एक काबिल नाम का एक कंपनी बनाया गया, खान विदेश इंडिया लिमिटेड, खान विदेश इंडिया लिमिटेड। ये क्या है, काबिल नाम का कंपनी क्या है कि 3 वो प्राइवेट कंपनी है, नालको, SCL और ये MECL, ठीक है ना। ये सब कंपनी के साथ भारत सरकार मिलके एक जॉइंट कंपनी बनाया है मिनरल्स के लिए, ठीक है ना। उसी का नाम क्या है, काबिल, यानी खान विदेश इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पे कुछ क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, क्षेत्र है। एक है कि ये देखो, भारत के अंदर जो भी होगा ना बीच में, इस पे किसका अधिकार है, राज्य सरकार का। किसका अधिकार है, राज्य सरकार का। जो इसके बाद जो तटीय क्षेत्र है, ये सब ये तटीय क्षेत्र हो गया। फिर समुद्र में भी तो मिलता है,
तो भारत से लगा हुआ जो समुद्र का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, जो 200 नॉटिकल मील तक होता है, उस पर किसका अधिकार होता है? तो केंद्र सरकार का। तो मिनरल्स पे दोनों का अधिकार है, राज्य सरकार का भी और केंद्र सरकार भी। ये किससे रेगुलेट होता है? मिनरल्स एंड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट मिनरल्स कब आया था? 1957 में। याद आ रहा है? अब उसके बाद है यहाँ पे कि अभी जो आया था ये जो देखो अभी 2023 में इसमें संशोधन भी हुआ। ये जो 1957 में पारित हुआ था, किस साल पारित हुआ? कौन? डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट मिनरल्स का था 1957 में। उसमें 2023 में क्या हो गया? संशोधन कर दिया गया। संशोधन इस कारण किया गया कि इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप है ना, उसको बढ़ाया जाए। जो प्राइवेट कंपनी है तो उसको भी कुछ कुछ दिया जाए खनन करने के लिए, उसका भागीदारी बढ़ाने के लिए किया गया। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो, तुमसे पूछा जब भारत का पहला जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी था या इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ाए थे, 1948 में आया था। दूसरी बार 1952 में आया था। 1952 नहीं, 1956 में आया था। उसी तरीके से खनिज पॉलिसी भी आया। मतलब पॉलिसी विदेश याद पड़ा, एक दिन पढ़ा जो तुमको विदेशी पॉलिसी भारत का। उसी तरीके से भारत का क्या आया? खनिज पॉलिसी भी आया है। क्या आया है? खनिज पॉलिसी भी आया था। पहली बार आया था तुमको 1993 में। 1993 में भारत में क्या हुआ था? जो पंचायती राज अधिनियम में वो लागू हुआ था, इसे याद कर सकते हो। तो खनिज पॉलिसी, भारत का पहला राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा कब की गई थी? 1993 में, कि कैसे आप देश में खनिज का विकास करना है, मिनरल्स का। लेकिन इसके बाद इसमें 2 बार संशोधन किया गया, एक बार 2008 में और एक बार 2019 में। ठीक है? तो वो पीछे एक्ट था, क्या था? पॉलिसी था। अब यहाँ पर आते हैं पेट्रोलियम के बारे में। अब किस खनिज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? पेट्रोलियम के बारे में। बताओ पेट्रोलियम किस मेटेलिक खनिज है कि नॉन मेटेलिक? नॉन मेटेलिक है। नॉन मेटेलिक के अंदर भी किस वाले पॉइंट में? ऊर्जा वाले में। तो देखो, तो पहले तो याद ही है कि पेट्रोलियम जो होता है टर्शियरी चट्टान में पाया जाता है। टर्शियरी चट्टान की अवसादी चट्टानों में, यानी कि टर्शियरी युग का जो चट्टान है उसमें सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। बताते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में बीच में जगह उगा होता है तो जानवर फंस के मर जाता है उसमें। तो वही सब बाद में क्या होता है, जो समुद्र में पाए जाने वाला जो भी जानवर होता है, जो जीव होता है, वो जब मर जाता है तो पेट्रोलियम कहाँ मिलता है? पानी में ना। तो वो मर जाता है तो वो क्या होता है? वो तल में डूब जाता है। समुद्र का जो बेस होता है उसके अंदर क्या करेगा? मर के डूब जाएगा। क्या होगा? डूब जाएगा। फिर उसके बाद बहुत दिन तक तापमान लगेगा, टेम्परेचर और प्रेशर लगेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये किस में बदल जाएगा? पेट्रोलियम में। अब पेट्रोलियम के ऊपर जो गैस निकलता है उसी को बोलते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी कि प्राकृतिक गैस निकलता है। ठीक है ना? तो पेट्रोलियम का एक हाइड्रोकार्बन है जो कि बना है क्या चीज़ से? ये इससे, जीवों के मरने से और उसके हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से बना है। पता है कि नहीं? उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि जहाँ पर भी मान लो कि वाटर है, ये मर गया जानवर, ये सब यहाँ पे। अब यही बाद में जाके ऊपर में क्या आ गया? बन गया पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तरह ऊपर ही पड़ी रहता है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया? पानी के ऊपर पेट्रोलियम। और जहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाएगा उसके ऊपर क्या पाया जाता है? नेचुरल गैस। क्या पाया जाएगा? नेचुरल गैस। और सर एलपीजी कैसे निकालते हैं तो बताएंगे। अब यहाँ पर लेकिन जो ये पेट्रोलियम है ये डायरेक्ट हमको नहीं मिलता है, हमको मिलता है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। क्या है? क्रूड ऑयल। ठीक है? उसके बाद हम लोग उसका पेट्रोलियम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये है जो हमको मिलता है क्या? कच्चा तेल हम लोग को मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल। क्या मिलता है? क्रूड ऑयल। समुद्र में से क्या मिलता है? क्रूड ऑयल। उसके बाद इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया जाएगा तो इसमें से हमको बहुत सारा चीज़ मिलेगा। नेफ्था, फिर मोम होता है, मोम, पैराफिन, एलपीजी गैस जो होता है, एलपीजी भरा जाता है। तो पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है वो। जब पेट्रोलियम निकालने जाते हैं कच्चा, सॉरी, ये क्रूड ऑयल का क्या है? बाई प्रोडक्ट है। क्रूड ऑयल से क्या बहुत चीज़ निकलता है कि नेफ्था, मोम, पैराफिन, एलपीजी गैस, सीएनजी नहीं, सीएनजी तो ऊपर अलग से मिलता है। पेट्रोलियम जहाँ पे क्रूड ऑयल मिलेगा उसके ऊपर मिलता है। उसके बाद गैसोलीन, उसके बाद तुमको डीजल, पेट्रोल, ब्यूटेमीन, फिर से है एक है ओगोन तेल। तो ये कौन सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो। तो क्या जो है यहाँ पे पूछता है क्रूड ऑयल का बाई प्रोडक्ट कौन है? तो यही सब है। तो क्रूड ऑयल का बाई प्रोडक्ट क्या सीएनजी है? नहीं, सीएनजी तो अलग से मिलता है ना। वो फिगर देखा है वहीं पे क्रूड ऑयल लिख दो या पेट्रोलियम, बात एक ही है, उसी से निकलता है। उसके ऊपर क्या मिलता है? सीएनजी। बाकी जो मोम हो गया, नेफ्था हो गया, गैसोलीन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, पैराफिन हो गया, ये सब किसका बाई प्रोडक्ट है? क्रूड ऑयल का। किसका बाई प्रोडक्ट है? क्रूड ऑयल का। ठीक है ना? अच्छा, भारत में जो पेट्रोल है कहाँ मिलता है? तो देखो, भारत में पेट्रोल है ना 2 क्षेत्र में मिलता है। अभी हम बताए थे कि जैसे ये भारत है तो ये बीच वाला क्षेत्र है, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल मतलब जमीन वाला क्षेत्र है,
अब ये वाला क्या हो गया, तटीय तटीय क्षेत्र। क्षेत्र। तो हम बताए थे जो सेंटर वाला क्षेत्र है ये मतलब कि समुद्र नहीं है वहाँ पे, लेकिन जमीन खोद के निकाल रहे हैं वहाँ पे, तो उसके नीचे भी तो पानी है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑन शोर। क्या बोलते हैं? ऑन शोर। ऑन शोर। इसी को हिंदी में बोलते हैं अभी तटीय क्षेत्र, अभी तटीय क्षेत्र। और ये जो समुद्र ये तटीय क्षेत्र जो है ये इस जिस पे किसका अधिकार है? केंद्र सरकार का। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑफ शोर। क्या बोलते हैं? ऑफ शोर। हिंदी में अभी तटीय क्षेत्र। तो इसमें क्या आता है, एक तो ये वाला क्षेत्र आएगा पश्चिमी तट और पूर्वी तट, कुछ समुद्र का इलाका आता है, ठीक है ना, ऑफ शोर में। तो ऑफ शोर ऑन शोर का मतलब समझ में आ गया। तो इसी दोनों जगह पेट्रोल मिलता है, ठीक है, इसी दोनों जगह पेट्रोल मिलता है। जैसे ऑन शोर के अंदर क्या आता है? गुजरात, राजस्थान, ब्रह्मपुत्रा घाटी, नदी घाटी ब्रह्मपुत्रा। उसमें ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में कौन कौन सा स्टेट पड़ता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब मेनली पड़ता है। तो यहाँ पर भी पेट्रोल पाया जाएगा। इस सब पे जो पेट्रोल पाया जा रहा है इस पे किसका अधिकार है? भारत सरकार का, सॉरी ये के राज्य सरकार का, राज्य सरकार का। आई जो पश्चिमी या पूर्वी तटीय पाया जा रहा है, जैसे कि इसमें आएगा तुमको ये कावेरी बेसिन, गोदावरी बेसिन, तो इस सब पे जो आएगा उस पे किसका अधिकार हो जाएगा? केंद्र सरकार का, ठीक है। अब यहाँ पे आए, अब हम पहला देख रहे हैं कि किस किस जगह पे मिलता है। तो पहला पढ़ाए थे कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में मिलता है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का जो बेसिन है वहाँ पे क्या मिलता है? पेट्रोल मिलता है कि नहीं मिलता है? तो जैसे कहाँ का? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में मिलता है। अब ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के अंदर ही 3 राज्यों में मिलता है। 3 राज्यों में कौन कौन से क्षेत्र में मिलता है? तो पहला असम का डिगबोई, याद है तुम्हारे बुक में क्वेश्चन था, डिगबोई। डिगबोई में, नाहरकटिया में, सुरमा घाटी में, हुजरीगंज हुगड़ी जनमोरन में, और फिर लखीमपुर। ये सब असम का जगह है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के अंदर, जिसमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? पेट्रोल, यानी कि क्रूड ऑयल या पेट्रोल, एक ही बात हो गया। फिर असम के अंदर ही ये ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के अंदर ही अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, उसमें क्षेत्र निगरू क्षेत्र और खारसंग क्षेत्र। क्या है? खारसंग क्षेत्र। क्या है? खारसंग क्षेत्र, निगरू क्षेत्र, इसमें भी क्या मिलेगा? पेट्रोल। फिर से नागालैंड के अंदर आते हैं, तो नागालैंड का है बोरीला क्षेत्र। नागालैंड का बोरीला क्षेत्र, इसमें भी क्या मिलेगा? पेट्रोल, ठीक है। उसके बाद आते हैं गुजरात। क्या आते हैं? गुजरात। ब्रह्मपुत्र घाटी में देख लिया कहाँ का पेट्रोल मिल रहा था। उसके बाद आते हैं गुजरात। गुजरात भी आई है। ऐसे में हम गुजरात के बारे में कल एक चीज़ पढ़ाए थे कि गुजरात में जो है प्रमुखता से क्या मिलता था? बॉक्साइट। और एक पेट्रोल भी मिलता है बहुत प्रमुखता से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गुजरात में जो है कौन कौन सा तेल क्षेत्र बोल दे या पेट्रोल क्षेत्र बोल दे या क्रूड ऑयल क्षेत्र बोल दे, बात एक ही है। तो गुजरात में बहुत सारा क्षेत्र फेमस, अलंकेश्वर गुजरात में है, पेट्रोल मिलेगा। खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात, इसको कैम्बे की खाड़ी बोलते हैं, वहाँ लूनिया क्षेत्र है, वहाँ भी पेट्रोल मिलेगा। फिर कोलोल क्षेत्र। क्या है? कोलोल क्षेत्र, यहाँ भी पेट्रोल मिलेगा। फिर मेहसाना क्षेत्र। क्या है? मेहसाना क्षेत्र, कोलोल क्षेत्र, मेहसाना क्षेत्र। आलिया भट्ट क्षेत्र, नवा गांव क्षेत्र, आलिया भट्ट को सोच रहे बेहुदा। फिर से कोसाना क्षेत्र, फिर सानत क्षेत्र, फिर लूनिया क्षेत्र। ये सब जगह क्या है? बीबीआई, ये सब जगह पेट्रोल मिलता है। क्या मिलता है? गुजरात में कहाँ? अलंकेश्वर क्षेत्र, खंबात की खाड़ी क्षेत्र, कोलोल क्षेत्र, मेहसाना क्षेत्र, आलिया भट्ट क्षेत्र, नवागांव क्षेत्र, कोसाना क्षेत्र, सानत क्षेत्र, लूनिया क्षेत्र, ठीक है। ये सब जगह पेट्रोल मिलेगा। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है कि हम जहाँ बताए थे कि जहाँ भी पेट्रोल मिलता है वहाँ पे क्या मिलता है? उसके ऊपर नेचुरल गैस, यानी कि दोनों साथ साथ मिलता है। इसका मतलब जहाँ भी ऊपर में नेचुरल गैस मिल रहा है वहाँ पे नीचे में क्या मिलेगा? पेट्रोल मिलेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोट करके है कि गुजरात में कच्छ का रण है ना, कच्छ की खाड़ी, इसमें कच्छ का रण का नाम लिया इतना दूर में? तो कच्छ का रण में याद रखेंगे, गुजरात का जो कच्छ का रण वाला क्षेत्र है उसकी वहाँ पे नेचुरल गैस तो मिलता है, अभी भी खोज हुआ है, लेकिन पेट्रोल नहीं मिलता है उसके नीचे, ठीक है। अब आते हैं राजस्थान का। तो राजस्थान में बताए थे कल खेतरी था। खेतरी था वो किसके लिए फेमस था? तो खेतरी में खेत त से क्या होगा? तांबा। चांदी जो है, चांदी थी तुम्हारी मैडम, क्या? ज्वार क्षेत्र, और ये ज्वार क्षेत्र, और क्या था चांदी के लिए फेमस? पद्मावती रानी, क्या नाम था? छोड़ो, अपना जो भी हो याद नहीं आ रहा। ज्वार क्षेत्र था, एक और कुछ था, ठीक है ना। वहाँ पर क्या मिलता था? चांदी मिलता था। लेकिन राजस्थान में एक क्षेत्र बाड़मेर, मेवाड़ नहीं था,
एक है बाड़मेर, क्या है राजस्थान में एक क्षेत्र है बाड़मेर, याद रखना बाड़मेर। बाड़मेर क्षेत्र जो है राजस्थान का बहुत फेमस है, क्या चीज़ के लिए, पेट्रोल के लिए। सॉरी तो वहाँ समुद्र नहीं है तो कैसे पेट्रोल मिल रहा है, तो ज़मीन खोद के निकालते हैं वहाँ पे। वहीं पे और भी जगह है, शक्ति, ऐश्वर्या, मंगला, भाग्यम, लड़की सबका जो नाम है, तो वहाँ पर जो है क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बाड़मेर क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ पे क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है। अब आते हैं यहाँ पे और भी चीज़ है, तमिलनाडु में कहाँ पेट्रोल मिलता है, तो बोलोगे हाँ तमिलनाडु का जो कावेरी बेसिन है ना, कावेरी बेसिन वाला क्षेत्र, कावेरी नदी है बताए थे ना, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच बहता है, कुछ पुडुचेरी में भी जाता है। पुडुचेरी। हाँ, तो वहाँ पे जो तमिलनाडु में जो है कि ये क्या है, कावेरी बेसिन है, वहाँ पर भी पेट्रोल मिलता है। और सर यहाँ पे और बताइए, अब तो ये सब हो गया कि सर वहाँ वैसा जगह बताएं जो कि क्या है, जो कि क्या है, ये सब ऑन शोर जगह था, मतलब बीच बीच में है। अब कुछ ऑफ शोर पे आते हैं जो कि तटीय क्षेत्र है, क्या है, तटीय क्षेत्र यानी कि ऑफ शोर जो क्षेत्र है। ऐसे महाराष्ट्र में जो तेल क्षेत्र मिलता है ना, वो ऑफ शोर वाला है, जिसपे केंद्र सरकार का अधिकार है। मुंबई हाई, इसमें टीवी डिस्कवरी में दिखाता हुआ तेल निकाल रहा है मुंबई वाला, यही मुंबई हाई है, मुंबई हाई का तेल क्षेत्र या बसिन क्षेत्र तेल क्षेत्र क्या ऑफ शोर है। उसके बाद पूर्वी अपतटीय, ये तो पश्चिमी था, एक पूर्वी मतलब ईस्ट साइड वाला, ईस्ट साइड वाला तो मुंबई वाला बता दिए, ईस्ट साइड वाला कौन है, तो ईस्ट साइड वाला में है पूर्वी अपतटीय में कृष्णा गोदावरी नदी का बेसिन क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी नदी का बेसिन क्षेत्र। वहीं पर एक क्षेत्र है रावत क्षेत्र और एक है रावट क्षेत्र, एक है रावत क्षेत्र और एक है रावट क्षेत्र, ये दोनों आंध्र प्रदेश में है। यानी कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में किसके लिए फेमस है, पेट्रोल के लिए। किसके लिए फेमस है, पेट्रोल के लिए। रावत क्षेत्र और रावत क्षेत्र और रावट क्षेत्र। तो रावा रावा आ रहा है, लेकिन जैसे वो नाम है, ये दोनों कहाँ पे था, अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन ये जगह है रचना दोआब। रचना दोआब किसके किसके बीच में था, रावी जिसको इरावती नदी बोलते हैं और चेनाब नदी के बीच में बोलते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश में था, कंफ्यूज नहीं होना। रावत क्षेत्र और रावत क्षेत्र ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, और पेट्रोल के लिए फेमस है। लेकिन यहाँ पे पेट्रोल नहीं मिलता, लेकिन हमसे बता दिए नाम में कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना, रचना दोआब। अब उसके बाद है यहाँ पे कि कुछ पॉइंट है कि भारत में सबसे पहले खनिज तेल कहाँ खोदा गया, मतलब कि खनिज तेल का कुआं कहाँ पे खोदा गया, सबसे पहले खोदा गया वहाँ कहाँ पे, तो 1867 में यहाँ पे ये खोदा गया। तुमको असम का है माकुम क्षेत्र, असम का है माकुम क्षेत्र वहाँ पे। लेकिन सबसे पहले खनिज तेल का उत्पादन मतलब खोद के निकाला कहाँ गया था, 1889 में असम का डिगबोई क्षेत्र है, वहाँ पे कुआ वहाँ पे। तो इसका ट्रिक है एम डी, क्या ट्रिक है, एम डी, मेरे वो दोस्त है एम डी मोहम्मद, मोहम्मद उसका पहला है, माँ से माकुम क्षेत्र में खोदा गया सबसे पहले, और उत्पादन कहाँ हुआ, डिगबोई में, दोनों असम का ही, 1867 1889। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे याद रखेंगे कि भारत में खनिज तेल पेट्रोलियम की कमी है, इसका पेट्रोलियम को क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। क्रूड ऑयल है भारत के पास, लेकिन वो इसको क्या करता है, लाता है, ठीक है ना, उसके फिर टेक्नोलॉजी की यहाँ पे क्या है, कमी है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर यहाँ पर है पेट्रोलियम का जो नेचुरल गैस है कहाँ का मिलता है, तब टोटल पढ़ लिया, उसको रिवीजन करो। कावेरी बेसिन में, 3 बेसिन में मिलता है, कावेरी बेसिन में, ब्रह्मपुत्र बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिल रहा था। कावेरी बेसिन के तमिलनाडु में, ब्रह्मपुत्र बेसिन के असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मिल रहा था, और कृष्णा गोदावरी बेसिन के आंध्र प्रदेश में रावा रावत क्षेत्र मिल रहा था। किस किस राज्य में मिलता है, गुजरात में मिलता है, गुजरात में बहुत सारा याद नाम करा एक लाइन से, आलिया भट्ट, ये सब अलंकेश्वर, ये सब लुजेन क्षेत्र, मसाना क्षेत्र, कलोल क्षेत्र, ये सब याद कराते हैं। फिर महाराष्ट्र में मिलता है, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई, बसीन क्षेत्र। फिर असम में याद कराए थे ये जबुर्नकिया क्षेत्र, लखीमपुर, डिगबोई, माकुम क्षेत्र, नकरकटिया से, ये सब याद कराए थे। फिर अरुणाचल प्रदेश में याद करा है वल्लीनोर ऐसे कुछ करके है, ये अरुणाचल प्रदेश में भी मिलता है, आंध्र प्रदेश में मिलता है। फिर तमिलनाडु में याद करा है, तमिलनाडु में कावेरी बेसिन क्षेत्र में तमिलनाडु में मिलता है। आंध्र प्रदेश का याद करा है क्षेत्र रावा और रावत क्षेत्र, ये सब जगह क्या मिलता है, पेट्रोल। फिर राजस्थान में भी मिलता है पेट्रोल, हाँ भूल गए यहाँ पे लिखना, राजस्थान में भी मिलता है, राजस्थान में भी मिलता है। तो ये सब राज्य में मिलता है। राजस्थान का कौन सा सबसे फेमस है, बाड़मेर, शक्ति, मंगला, भाग्य। कौन लड़की थी और हो गया, ज़्यादा लड़की के चक्कर में मत बोलो। अब क्या है, नेचुरल गैस के बारे में आते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक गैस। तो जो नेचुरल गैस है, ये जो नेचुरल गैस है, तो इसके बारे में बताएं कि जहाँ भी पेट्रोलियम मिलता है इसके ठीक ऊपर क्या मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है, ठीक है।
पहले वाटर रहता है, फिर पेट्रोलियम रहता है, फिर नेचुरल गैस रहता है। इसका याद रखेंगे कि एलपीजी, लेकिन यही चीज़ याद रखेंगे, इसलिए याद रख कि सीएनजी नहीं, अभी तो एलपीजी पेट्रोलियम का। हाँ, एक चीज़ याद रखेंगे इसलिए कि नेचुरल सीएनजी तो अलग से मिलता है ना ऊपर, तो सीएनजी उत्पाद बाई प्रोडक्ट है पेट्रोल का कि एलपीजी? एलपीजी। एलपीजी है, ठीक है। सीएनजी में मुख्यतः मिलता है, क्या मिलता है? मीथेन। सीएनजी क्या चीज़ से बना? अभी हम लोग जो गैस है सीएनजी गैस, सीएनजी गैस जो कार वगैरह में यूज होता है, तो इसमें मुख्यतः रहता है CH4, क्या रहता है? मीथेन। मीथेन। सीएनजी है ना, सीएनजी पेट्रोल डीजल से अच्छा है। सीएनजी गैस बोला जाता है यूज़ कीजिए कार में, तो क्यों? वो पेट्रोल डीजल से अच्छा है। उसमें शीशा नहीं रहता, शीशा को नहीं, शीशा की लेड एलिमेंट होता है, वो मुक्त होता है, क्योंकि जिससे क्या होता है? प्रदूषण कम होता है। क्या होता है? कम होता है। तो शीशे पेट्रोल भी बिकता है, शीशा रहित पेट्रोल, जहाँ पे जाएगा ना लिखा रहेगा कम शीशा रहित है, शीशा रहित पेट्रोल अच्छा पेट्रोल होगा। तो सीएनजी जलने पे नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड कम उत्पन्न होता है। अब ये जलेगा ना, तो इससे नाइट्रोजन हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, या कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये सब कम निकलता है, क्योंकि सीएनजी हवा से भी। अब फिर दूसरा और क्या कारण है? सीएनजी बहुत हल्का भी होता है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन भी क्या हो जाएगा? आसान। पाइपलाइन भी बिछाना आसान हो जाएगा, इसी कारण सीएनजी को प्रेफर किया जाता है अभी, ठीक है। अब बताए थे एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सीएनजी तो मिलता है, लेकिन ये पेट्रोलियम नहीं मिलता है। कौन है? राजस्थान। गुजरात में कच्छ क्षेत्र। क्षेत्र। राजस्थान भी दोनों ना मिलता है, राजस्थान के हाँ। बाड़मेर में। अब आते हैं एलपीजी क्षेत्र। क्या आता है? एलपीजी। LPG। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये क्या है? कि लिक्विड अवस्था वाला गैस है। ये भी गैस है, लेकिन किस अवस्था में? लिक्विड अवस्था में है। ये तुमको बताया था कि जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चे तेल, उसके प्रभाजी आसवन यंत्र की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है, उससे पाते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस से किसको अलग किए थे हम लोग? शराब का प्यूरिफिकेशन करते हैं, एसीटोन और वाटर को अलग करते हैं। यदि बॉइलिंग पॉइंट का अंतर बहुत हो तो इसको अलग करते हैं। और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर आए थे जिसमें अंतर बहुत ज़्यादा हो, जैसे एयर में अलग अलग गैस को अलग करना, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दिए। फिर से पेट्रोल निकालते हैं तो उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ना, कॉपी में लिखा हुआ। तो ये सब करते हैं। एलपीजी गैस का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो घर में करते हैं। एलपीजी गैस में क्या मिलता है मुख्यतः? तो देखो, सीएनजी में क्या मिलता था? मीथेन। एलपीजी में मिलता है प्रोपेन और ब्यूटेन। और एलपीजी रंगहीन है, इसमें रंग होता है नहीं, गंधहीन है, इसलिए एलपीजी में रिसाव का। अभी देखते हैं गैस जब निकलता है तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन महकता है। महकता किस कारण है? तो मिथाइल मर कैप्टन इसमें मिलाया जाता है गैस के महकने के लिए, मिथाइल मर कैप्टन मिलाया जाता है। अब जो है सीएनजी नहीं महकेगा। नहीं, आदमी मर जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जो सीएनजी, इसी का तो आदमी को बचाने के लिए मिथाइल मर कैप्टन मिला दिया जाता है। अब यहाँ पर कि सीएनजी एलपीजी में क्या अंतर होता है? तो सीएनजी का मतलब कंप्रेस नेचुरल गैस, और एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये गैसियस अवस्था में रहेगा, ये लिक्विड अवस्था में रहता है। और इसमें क्या मिलता है सीएनजी में? तो मुख्यतः मीथेन मिलता है। सी से सीएनजी, सी से CH4 यानी कि मीथेन। एलपीजी में क्या मिलता है? तब पी से प्रोपेन। एलपीजी में एलपीजी से पी से प्रोपेन और ब्यूटेन मिलता है इसमें, ठीक है ना, प्रोपोन या ब्यूटेन मिलता है। और ये पेट्रोलियम के ऊपर मिलता है सीएनजी, जबकि जो एलपीजी है पेट्रोलियम से ही प्राप्त करते हैं। और सीएनजी को हम लोग ज़्यादा प्रेफर इस कारण करते हैं क्योंकि एलपीजी से भी कार चल सकता है, लेकिन बहुत महंगा होगा, प्रदूषण ज़्यादा कर। सीएनजी तो ज़्यादा महंगा है, एलपीजी यूज कारण नहीं करते हैं क्योंकि बहुत भारी है। तो देखिए कितना भारी है, और ऊपर से तुमको क्या कहा जाता है? प्रदूषण भी ज़्यादा करेगा, ठीक है ना। इस शीशा रहित रहता है। अब यहाँ पे भारत के सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है? तो सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन है? तब यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एक तो क्या है? माकुम क्षेत्र, माकुम M और D। माकुम क्षेत्र में 1867 में क्या हो गया? खोदा गया। लेकिन 1889 में जो है ये D से क्या है? डुगबोई क्षेत्र में हम लोग उत्पादन किए थे। क्या होगा? डुगबोई, असम। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना कौन है? यही है, डुगबोई। फिर यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें से कौन सा पेट्रोल का उत्पाद नहीं है? तो पैराफिन हम मोम पाते थे, ब्यूटेमिन पाते थे, ये कोक पाते थे क्या पेट्रोल से? नहीं, कोक कोयला से पाते हैं। कोक पीने वाला नहीं समझ, पीने नहीं समझा नहीं। कोक उसको बोलते हैं, अलकतरा ही सब कुछ है। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? तो सीएनजी नहीं है, बाकी तो ये सब है। केरोसिन तेल भी है, वो पेट्रोलियम का क्या है? क्रूड ऑयल का क्या है? बाई प्रोडक्ट। फिर से जो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पेट्रोलियम कच्चा तेल का अग्रणी उत्पादक राज्य है? सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहाँ होता है? गुजरात में। बहुत सारा क्षेत्र है इसका, बहुत सारा क्षेत्र है। एक बार कौन कौन क्षेत्र बता? तो लुसेन क्षेत्र है, आलियाबाद खंबात की खाड़ी है,
कचकरण है नहीं, कचकरण नहीं है। फिर से तुमको लुसेन लीला, क्षेत्र है, आलियाबट क्षेत्र है, अलंकेश्वर है, फिर से महासाना क्षेत्र है, मसाना, कलोल क्षेत्र है, बलूल कलोल। बकलोल। बलूल लोधी से हमेशा बकलोल याद आ जाता है। उसके बाद है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि सीएनजी में मुख्यतः क्या पाया जाता था? सी से सीएनजी, सी से सीएच4 यानी कि मीथेन। फिर से जो तुम्हारा है कि जो रसोई घर में प्रयोग होता है उसमें क्या शामिल होता है? रसोई घर मतलब एलपीजी। LPG, तो एलपीजी में पी से प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल होता है। फिर से यहाँ बोल रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेट्रोलियम ऑफशोर एरिया। इसमें से कौन सा जो है पेट्रोलियम ऑफशोर एरिया है? कौन इसमें पेट्रोलियम ऑफशोर एरिया पहचान सकता है? तो बताइए। बताए थे ऑफशोर मतलब क्या होता है? ऑफशोर मतलब होता है तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र, मतलब जिसपे भारत सरकार का अधिकार है। गल्फ ऑफ कम्बात ये तो गुजरात में है, गुजरात तो में ये है। अब ये नहीं क्या है? होगा। ऑन शोर है। ऑन शोर डिगबोई तो असम में है, नहीं है। ब्रह्मपुत्र ये ऑन शोर क्षेत्र है। कावेरी ये ऑफ क्या ऑफ है? शोर है। ऑफ शोर है, ठीक है। ऐसे मुंबई हाई ऑफ शोर है, कृष्णा मुंबई हाई गोदावरी क्या? बेसिन ऑफ शोर है। बेड़ी। मुंबई हाई के बाद और क्या था महाराष्ट्र में? बेसिन। बेस। एलपीजी में जोड़ा में पाया जाने वाला महक पदार्थ कौन है? हाँ वो जोड़ा बताइए। जाता है महक के लिए इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन। अच्छा, अब यहाँ पे कोयला, ठीक है। अब यहाँ पे कोयला, तो कोयला में क्या है? कोयला, कोयला पता है 4 प्रकार का होता है। कोयला पता है ना 4 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला कोयला एंथ्रेसाइट है, फिर ब्यूटिमिनस है, लिग्नाइट है और पीट है। एंथ्रेसाइट, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट और पीट। और उसका क्या था? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, वो सब था तुमको लोहा का प्रकार। अब यहाँ पर है कि एक तरफ तो कोयला लिखा है, इसमें कुछ प्रमुख पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कहाँ कहाँ पाया जाता है इसके बारे में। तो एंथ्रेसाइट कोयला बताए थे, ए से एंथ्रेसाइट, ए से एक ग्रेड कोयला है। इसको कोकिंग कोल के रूप में भी यूज करते हैं, कोकिंग कोल के रूप में। भारत के पास कोयला, लेकिन फिर भी क्या करता है भारत बाहर से लाता है। क्यों? क्योंकि भारत कोकिंग कोल कोयला उसके पास नहीं है। कुकिंग कोल जो कोयला होता है उसका यूज़ किया जाता है स्टील इंडस्ट्री में। इसी कारण भारत के पास कोयला बहुत है, लेकिन फिर भी इंपोर्ट करता है। किसके? बिजली के लिए नहीं, स्टील इंडस्ट्री के लिए। स्टील इंडस्ट्री के लिए ही एंथ्रेसाइट ए ग्रेड कोयला यूज होता है, लेकिन भारत के पास ए ग्रेड कोयला नहीं है, ब्यूटिमिनस कोयला है, ठीक है ना। और सब बी ए ग्रेड है भारत के पास। भारत बी से भारत, बी से बी ग्रेड, पी से बकलोल। बकलोल। फिर से इसके बाद जो है कहाँ कहाँ मिलता है? तो ये जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा मिलता है एंथ्रेसाइट। कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में। अब उसके बाद जो है बिटुमिनस कोयला है, तो बिटुमिनस कोयला इसको काला कोयला भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ मिलता है? गोंडवाना रॉक्स में। कहाँ मिलता है? गोंडवाना रॉक। याद है गोलकुंडा का खदान, इसमें से हीरा निकलता है, कोयला कहाँ से हीरा निकलता है। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है वो बिटुमिनस कोयला है। और इसका भारत में जो सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है वो कौन सा ये रॉक से मिलता है? गोंडवाना रॉक से। 96% कोयला जो है गोंडवाना रॉक से मिलता है, इसी में मिलता है भारत का। बाकी सब जो बच गया जैसे कि एंथ्रेसाइट, तो वहाँ पे मिल रहा है जम्मू कश्मीर में। भारत में बिटुमिनस कोयला जो है कहाँ कहाँ मिलता है? तो जहाँ जहाँ गोंडवाना रॉक मिलेगा, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये लगभग वही क्षेत्र है जहाँ पे लोहा भी मिल रहा था, देख रहा है। उसके बाद आ गया लिग्नाइट। उसके बाद आ गया लिग्नाइट। लिग्नाइट है, उसको भूरा कोयला कहते हैं। क्या बोलते हैं? भूरा कोयला। ये सबसे ज़्यादा मिलता है कहाँ पे? तमिल, ये एक ही जगह है जहाँ पे तमिलनाडु में ही मिलता है लगभग 90%। तमिलनाडु का वो क्षेत्र है नवेली क्षेत्र। क्या है? नवेली क्षेत्र। तमिलनाडु का कौन है? नवेली क्षेत्र है। कल हम पढ़ाए थे वो चीज़ है, बताइए बच्चा कि कोयला जो है तमिलनाडु में कहाँ पे मिल रहा था? नीलगिरी पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ी और सलीमपुर। बताए थे सलेम जिला सलेम, तो मिल साला नीला। फिर पीट कोयला, ये सबसे बेकार कोयला है, इसे इसको क्या है मार पिटाई खाते रहता है। और ये लगभग हर एक जगह मिल जाता है क्योंकि ये बहुत गांडू है। तो ये सब हो गया। अब यहाँ पे देखो, तो ये जो कोयला है, कोयला उद्योग की जननी बोला जाता है, लोहा को नहीं। लोहा सब चीज़ है, लेकिन बिजली कैसे बनाएगा? इस कारण मदर ऑफ इंडस्ट्री बोला जाता है। कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जैसे पेट्रोलियम गैस भी क्या था? जीवाश्म ईंधन, मतलब फॉसिल फ्यूल्स है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स उसको बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन उसको बोलते हैं जो जानवर के मरने गलने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण बनते हैं। कोयला का उपयोग किस में किया जाता है? तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में। और दूसरा हम बताए थे कोकिंग कोल भी होता है, जिसमें भारत क्या करता है? आयात करता है
और ये कोकिंग कोल में एंथ्रेसाइट कोयला का यूज होता है, लेकिन वो किस में यूज होता है? लौ ये स्टील इंडस्ट्री, इस्पात इंडस्ट्री। और फिर यहाँ पे है कि भारत में चारों प्रकार का कोयला पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट, सबसे कम एंथ्रेसाइट। जितना एक ग्रेड कोयला है तो भारत में सबसे कम पाया जा रहा है। और ये पता है लिग्नाइट से मोस्टली कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। एंथ्रेसाइट कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर। बिटुमिनस तो 4 राज्य में जहाँ पे लोहा मिलता था, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और कौन है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। यही 3 था उत्तर भारत में। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। कोयला है ना मत। फिर तो इसके बाद भारत में कोयला कहाँ पे मिलता है? किसी पहाड़ वहाड़ में मिलता है? नहीं। तो भारत जो कोयला जमीन में नहीं, नदी घाटी में मिलता है कोयला, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। समुद्र में जैसे कौन मिल रहा था? ये क्या कहते हैं उसको? पेट्रोल। और जमीन भी खोद के निकाल ले रहे थे उसको। लेकिन भारत में कोयला कहाँ पे मिलता है? नदी घाटी। जहाँ पर भी नदी घाटी रहेगा, उसके यहाँ पे नदी घाटी है तो इसके आसपास में जो रॉक्स पाया जाएगा ना, इसी रॉक्स को तोड़ेंगे, इसी में से क्या मिलेगा? कोयला मिलता है, ठीक है ना। तो नदी घाटी यानी कि रिवर वैली में पाया जाता है, रिवर वैली में। अच्छा, कौन कौन सा नदी घाटी में मिलता है? तो यहाँ पे देखिए, महानदी नदी घाटी, महानदी पर आए हैं जो छत्तीसगढ़ सीवा सरेन से निकलता है, उड़ीसा में है। हीराकुंड डैम जिसपे है तो वही महानदी। फिर सोन नदी घाटी, फिर दामोदर नदी घाटी, फिर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, फिर वर्धा नदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी। तो इन सभी में क्या मिलता है? कोयला मिलता है। सूत्र रे चुट्टा है। चलिए इधर जो है तो बस खाली मेरे को मैथ पढ़ना रहेगा। यहाँ पे जो है महानदी घाटी, ठीक है ना। तो इसमें है, हाँ हम बोल रहे थे कि ये सब नदी घाटी में मिलता है, ठीक है ना। अब नदी घाटी के पास बताया था कि नदी घाटी बीच में नदी भरा है, यहाँ पे चट्टान पाया जा रहा है। तो नदी घाटी के अंदर जो चट्टान पाया जाता है, तो बहुत तरीके का चट्टान। तो नदी घाटी के अंदर 2 प्रकार का चट्टान पाया जाता है, ऐसे बहुत, लेकिन उसमें 2 प्रकार का जो चट्टान पाया जाता है, एक है गोंडवाना रॉक्स, गोंडवाना सैल क्रम का चट्टान, एक बोलते हैं टर्सरी रॉक्स यानी कि टर्सरी सैल क्रम का चट्टान। इसी दोनों में क्या पाया जाता है? कोयला। क्या पाया जाता है? कोयला। ये बात याद कर लो, भारत का 90% कोयला गोंडवाना रॉक्स में ही पाया जाता है, ठीक है। बाकी जो बच गया टर्सरी रॉक्स में, ठीक है ना। कभी कभी आप सादी चट्टान भी देगा टर्सरी की जगह, तो वो भी सही है। और ये याद रखेंगे, भारत में कोयला है कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्ट में भी पाया जाता है। कहाँ कहाँ? नॉर्थ ईस्ट में पेट्रोल पाया जा रहा था, पाया जाता है वहाँ पर भी, जैसे मेघालय में, असम में, नागालैंड में और सिक्किम में। इसमें भी सिक्किम में कम, भूल जाओ, इतना याद रखो, मेघालय, असम और नागालैंड में इस सब में क्या पाया जाता है? ये कोयला। फिर नीचे आते हैं तो झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, एमपी में, आंध्र प्रदेश में क्या पाया जाता है? कोयला। फिर तमिलनाडु में पढ़ा है लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी कोयला पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में पढ़ा है कौन कोयला? ए ग्रेड कोयला, क्या नाम था? एंथ्रेसाइट। तो ये सब जगह कोयला पाया जाता है। अब यहाँ पे आइए कि भारत में जो कोयला का विकास है ना, 2 रॉक्स में हुआ है मुख्य रूप से, ठीक है ना। एक है गोंडवाना रॉक्स में, एक है टर्सरी रॉक्स में। जो गोंडवाना रॉक्स है इसके बारे में बताइए थी कि भारत का 90% कोयला गोंडवाना रॉक्स में ही हुआ है। जो गोंडवाना रॉक्स में जो कोयला हुआ है 90% कौन वाला कोयला होगा बताओ, दिमाग लगा सकता है। जो भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है बिटुमिनस कोयला। ये बिटुमिनस कोयला जो मिलता है गोंडवाना रॉक्स में, इसका कुछ क्या है, उसका कुछ फीचर्स है। जैसे इसमें सल्फर कम होता है तो राख कम बनेगा, सल्फर कम होगा तो राख कम बनेगा। तो भारतीय कोयला का ये पहचान है कि इसमें सल्फर कम होता है तो पॉल्यूशन थोड़ा कम करेगा, राख कम बनेगा। और ताप शक्ति अधिक होता है इसका, यानी कि ये कम पर भी क्या है, कोयला में देखते हो खाना सब बनाता है, यूज़ करता है, ताप शक्ति अधिक है, यानी कि ये अच्छा क्वालिटी का कोयला है। क्या है? अच्छा क्वालिटी का कोयला है, मतलब ठीक है। एंथ्रेसाइट नहीं मिला तो सेकंड मिला तो मिल गया क्वालिटी। पीट मिलता तो खत्म एकदम। फिर भारत में गोंडवाना कोयला, मतलब इतना कोयला लाना पड़ता है तंका सुख एनर्जी जनरेट करने के लिए। अब भारत में जो गोंडवाना कोयला का विस्तार है, अभी तक ये गोंडवाना कोयला है, मतलब गोंडवाना रॉक्स में जो कोयला मिल रहा है तो किसी नदी घाटी के पास मिलेगा। तो किस किस? दामोदर, गोदावरी, सोन नदी, महानदी और वर्धा। मतलब जो 5 नदी बताए हैं नदी घाटी, उसी में ही गोंडवाना रॉक्स का विस्तार है इस नदी घाटी के पास। अब जो आते हैं यहाँ पे, लेकिन नहीं चारों,
जो गोंडवाना रॉक्स का विस्तार कहाँ है, इसी 4-5 वो में है। लेकिन हम तुमको ब्रह्मपुत्र नदी घाटी भी तो बताए हैं, तो वहाँ पे गोंडवाना रॉक्स नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे टर्शियरी कोयला क्या है। एक तो गोंडवाना बताया तो भारत में कोयला दो अति रॉक सिस्टम में पाया जाता है, गोंडवाना रॉक सिस्टम और या टर्शियरी रॉक सिस्टम। जो टर्शियरी रॉक्स होता है इसमें मेनली क्या मिलता है, एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट मिलता है। क्या मिलता है, एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट। टर्शियरी युग में पाया जाने वाला कोयला का विशेषता क्या है, तो इसमें जो है सल्फर क्या है, ज़्यादा रहता है, राख ज़्यादा बनेगा, ताप शक्ति कम होता है, यानी कि ये अच्छा क्वालिटी नहीं है उतना। अब भारत टर्सरी क्वालिटी का भी कोयला भारत में पाया जाता है। अब भारत में जो टर्सरी क्वालिटी का कोयला है इसका विस्तार कहाँ पे, तो नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट। जो गोंडवाना रॉक्स है इसका विस्तार है इधर लोहा वाले क्षेत्र में, दामोदर नदी घाटी कहाँ है, झारखंड और वेस्ट बंगाल में विस्तार है। और उसके बाद जो कौन है, तो भारत, तो ये जो कोयला है ये कौन वाला कोयल, टर्शियरी रॉक्स में जो कोयल पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, नहीं तो कहाँ पाया जाता है, उत्तर भारत, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में क्या गोंडवाना रॉक्स पाया जाता है, गलती, नहीं पाया जाता है। आई जो नदी घाटी में पाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में, तो कौन ब्रह्मपुत्र नदी घाटी कहाँ कहाँ से होके गुजर रहा है ये देखना है। असम में है, मेघालय में गुजरता है, नागालैंड सिक्किम में, इस सब में यानी कि गुजरता है ना कच्ची कर रहा है। तुमको पढ़ना भी है ज्योग्राफी में पहले चैप्टर में, यानी इस सब जगह से क्या है, कोयला गुजर रहा है, ये नदी गुजर रहा है, यानी कि सब जगह पे कोयला होगा। कौन वाला, टर्शियरी। तो बस यही याद रखना है कि ये जो है गोंडवाना रॉक्स, क्या ये क्या है, गोंडवाना रॉक्स। जो गोंडवाना रॉक्स है यहाँ पे बिटुमिनस कोयला मिलता है। अब भारत का 90% कोयला इसी में मिलता है। और जो जो गोंडवाना रॉक्स है यहाँ पे कौन कौन नदी घाटी पाया जाता है, तो सब कौन कौन, दामोदर, महानदी नदी घाटी, दामोदर में कौन कौन आ गया, झारखंड आ गया और वेस्ट बंगाल का इलाका आ गया। महानदी घाटी में कौन आ गया, उड़ीसा आ गया और छत्तीसगढ़ आ गया। फिर सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी में कौन सा इलाका आ गया, एमपी और यूपी आ गया। बहुत बार पूछता है। और उसके बाद तुमको सोन नदी घाटी हो गया और एक कौन बच गया, गोदावरी, गोदावरी नदी घाटी हो गया। गोदावरी नदी घाटी में कौन सा हो गया, गोदावरी कहाँ पे बहता है, आंध्र प्रदेश, ये अरुणाचल, ये गोदावरी हो गया, हाँ अरुणाचल प्रदेश, नहीं आंध्र प्रदेश ना, आंध्र प्रदेश। अब उसके बाद तुमको कौन बच गया इधर, वारधा नदी घाटी, वर्धा नदी घाटी भी एक, वो कहाँ पर बहता है, तो वो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आ जाएगा। मतलब ये सब जगह गोंडवाना रॉक्स का कोयला पाया जाएगा। और इधर वाला जो कोयला है टर्शियरी का, तो ये कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य में। नॉर्थ ईस्ट में कौन नदी घाटी है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। अब ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में कौन कौन से इलाका में मिलता है, असम में, फिर नागालैंड में और मेघालय में, और कुछ थोड़ा मोड़ा सिक्किम में। तो समझ में आया, तो ये सब रॉक्स में मिलता है। अब आइए आपको याद करा दे रहे यहाँ पे कि भारत में तुमसे पूछे दे देगा किस किस नदी घाटी में क्या मिलता है, किस किस भारत में कोयला किस किस नदी घाटी में मिलता है। तो इसका ट्रिक क्या है, इसका याद करो। MSGD बाबा याद कराए थे, वो बाबा दिखाए थे MSGD बाबा, याद आ रहा है तुमको, चल MSGD बाबा याद। तो यहाँ पे वही है, इसका ट्रिक क्या है नदी घाटी को याद करने का, MSGD बाबा, यहीं पे कोयला मिलेगा। M से महानदी घाटी में मिलेगा, हाँ। S से सोन नदी घाटी, G से गोदावरी नदी घाटी, D से दामोदर नदी घाटी, बा से ब्रह्मपुत्र, फिर एक बार बा आता है तो वर्धा। तो तुम बताओ, अच्छा ये क्यों याद करवा रहे हैं, तुमसे 10th में पूछता है, कंपटीशन में भी पूछेगा, पूछता है कि गंगा नदी घाटी में पाया जाता है कोयला, नहीं, कहाँ पता है तुम, जबकि अधिकांश बच्चों को क्या लगेगा पाया जाता है, ट्रिक में है गंगा, नहीं ना, बी से गोदावरी है। फिर फंसाता है यहाँ पे, सिंधु नदी घाटी में मिलेगा कोयला, नहीं, सोन नदी घाटी में मिलता है, सिंधु में नहीं। फिर उसके बाद पूछेगा कि इसमें कृष्णा नदी घाटी में मिलेगा, नहीं, दामोदर में मिलता है, गोदावरी में मिलता है। कृष्णा गोदावरी ये दोनों में मिलता था क्या, पेट्रोलियम गैस मिलता है, लेकिन ये नहीं। अब ब्रह्मपुत्र में पेट्रोलियम भी मिलता है और कोयला भी मिलता है, इस दोनों नदी घाटी में। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पेट्रोलियम भी मिलता था और कोयला भी, है कि नहीं। हाँ। कावेरी बेसिन में
पेट्रोलियम मिलता पेट्रोलियम था मिलता तमिलनाडु में, था। लेकिन यहाँ पे मिल रहा है। नहीं, तो ऐसा नहीं कि दुनिया का हर एक नदी घाटी में भारत में जो है कोयला मिल ही कोयला रहा है। मिल ही रहा है, ठीक कुछ है है, ना, कुछ में मिल रहा है। कुछ कुछ में। तो बिहार में कोयला नहीं है मतलब? बिहार में कोयला नहीं। बिहार का कुछ क्षेत्र आ जाएगा, कौन बोला, सोन नदी पास होता है हाँ, बिहार से, तो उसके नदी घाटी में मिल सकता है कुछ कुछ, मतलब लेकिन मुजफ्फरपुर मेनली के एरिया में नहीं नहीं। मिलता। लेकिन मेनली जो है झारखंड और वेस्ट बंगाल वेस्ट वाला बंगाल। कंसिडर करते हैं ये इसको। ये सोन नदी है तो एमपी और यूपी वाला क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ पर है कि नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन राज्यों में कोयला मिलता है, इसमें भी बच्चा हुआ कन्फ्यूजन होता है। तो इसका ट्रिक है, या फिर इसका ट्रिक है मानस बी। क्या है? मानस भी। एम से मेघालय, ए से असम, एन से नागालैंड, एस से सिक्किम, अब बी से ये जो सारा राज्य है किसके अंदर आ रहा है, किस नदी घाटी के अंदर? ब्रह्मपुत्र। समझ में आया? हमको बंदरबाई याद आ गया। बंदरबार। कल बंदर बाबा। फिर उसके बाद है कि भारत में कोयला नदी घाटी कहाँ का मिलता है, एक लाइन से पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र में मिलता है, हैं? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। मिलता तब ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के किस में मिलता है? मानस बी। क्या है? मानस भी। असम, मेघालय, मेघालय, नागालैंड, नागालैंड, सिक्किम, सिक्किम। यहीं पे नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। असम में भी सबसे ज़्यादा मिलता है कहाँ पे? फुटमैन और लखीमपुर। लखीमपुर में याद है तुमको अति भी मिल रहा था, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। और याद रहे ये सब जो मानस बी में, मतलब जब ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में जो कोयला मिल रहा है, तो कौन वाला कोयला मिलेगा? ब्यूटेमिनस नहीं, टर्शियरी। टर्शियरी में के अंदर कौन आ लिग्नाइट और जाएगा? एंथ्रेसाइट मिलेगा। एंथ्रेसाइट। याद हुआ? उसके बाद आता है दामोदर नदी घाटी में। तो दामोदर नदी घाटी पहले देखो कि जो नदी घाटी में ये तो बहुत सारा स्टेट में पास होता है ये नदी, लेकिन वहाँ पर भी किस में? झारखंड पे ध्यान रखना और वेस्ट बंगाल पे। पश्चिम बंगाल। तो झारखंड और वेस्ट बंगाल, तब जैसे ही झारखंड से नदी घाटी पास करेगा तो वहाँ पे गोंडवाना रॉक्स पाया जाएगा। और वहाँ पे झारखंड का कौन कौन एरिया? झड़िया, याद आ रहा है? हाँ, झरिया। झड़िया, बोकारो, बराकर, गिरिडीह, करणपुरा, रामगढ़, करणपुरा, रामगढ़, बोराको, बराकर, झड़िया, इस सब में कोयला पाया जाता है। और ये बताए थे कि झड़िया जो है भारत सबसे का पुराना सबसे है। बड़ा बड़ा। झड़िया, हाँ। रिया सबसे बड़ी है। सबसे पुरानी कौन है? रानीगंज। रानीगंज। यही सवाल हाँ, था। यही सवाल। मुंह तुम्हारा थी, चूस रहा था तू अभी। अरे हम ऐसे ऐसे कर रहे थे वेस्ट बंगाल का क्या है? वेस्ट बंगाल का क्या है? वेस्ट बंगाल का जो है रानीगंज, वहाँ भारत के सबसे पुराना कोयला खान है। हाँ। इसे भी याद कराते कि रानी सबसे पुरानी होती है, अरिया सबसे बड़ी है। यही तुमको कोयला में पूछता तो कोयला में सबसे बड़ा कौन था? उड़ीसा। सबसे बड़ा खान कौन है? छत्तीसगढ़ का बैलाडीला खान। सबसे पुराना कौन है? नाव मुंडी। नो, अभी नहीं, बहुत पुराना का। अब यहाँ पे महानदी का, तो महानदी घाटी परियोजना में है एक छत्तीसगढ़ और एक है उड़ीसा। छत्तीसगढ़ है एक, उड़ीसा। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी तो बहुत सारा इलाका है, जैसे कि ये बैलाडीला खान था तो वो कोयला के लिए था, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो लोहा के लिए था। लेकिन अब कोयला के लिए कौन कौन है? कोरबा और विश्रामपुर। ये तुमको याद होगा चीज। विश्रामपुर। याद इस दोनों को कैसे याद कराए थे? विश्रामपुर तो याद है। 36 कोरा लगा कोयला खान हाँ, में तो विश्राम पर है। हाँ, इसी से यात्री कराते। 36 कोड़े लगे हैं। 36 से छत्तीसगढ़, कोरा से कोरबा, अब विश्राम से विश्रामपुर। तो ये दोनों छत्तीसगढ़ का ऐसा इलाका है जो महानदी नदी घाटी के अंदर पाया जाता है। और यहाँ पे क्या मिलता है? क्या मिलता है? कोयला। 36 कोड़े खा के विश्राम पर है। हाँ, ये कोयला पूरा याद है एकदम। उड़ीसा में कौन कौन है? उड़ीसा में है, ये भी तुमको याद होगा, देखना, तालचर, सुंदरगढ़ और संबलपुर। तब उड़ीसा को याद करते हैं। दिशा कहाँ गई थी? कोयला खान में। हम भी गए। ओ दिशा तू सुंदर है, संभल के चल। ओ दिशा तू सुंदर है, संभल के चल, क्योंकि ये कोयला खान है। तो ये हो, यानी कि ये सब इलाका है उड़ीसा के अंदर जो महानदी घाटी वाले रीजन में क्या मिलता है? कोयला मिलता है। और सोन नदी घाटी में कहाँ पे? एमपी और यूपी। तो ये भी तुमको याद होगा, देखो, सिंगरैली, याद आ रहा है? सिंगरैली और उमरिया एमपी का वो जगह है जहाँ पे क्या मिलता है? कोयला। तो कैसे याद करेंगे कि एमपी में सिंगिंग रिया कोयला खान में, एमपी में सिंगिंग रिया कोयला खान, एमपी में सिंगिंग कर रही है रिया कोयला खान के अंदर। तो सिंगरैली उमरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है, एमपी में जगह है। और किस नदी घाटी के अंदर? सोन नदी घाटी के अंदर। अब गोदावरी घाटी क्या है? गोदावरी में भी कोयला मिलता है। हाँ। गोदावरी कहाँ है? इसमें गोदावरी में कोयला मिल रहा है, लेकिन गोदावरी तो बहुत ही स्टेट से पास कर रहा है।
लेकिन गोदावरी में कहाँ पे? तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में। तो वहाँ पे दो जगह है, एक सिंगरैली और वारंगल। तो वही भी याद कराए थे हम, सिंगरैली और वारंगल। यहाँ पर भी कोयला मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोयला क्षेत्र, कन्फ्यूजन होता है जो बच्चा को। सिंगरैली भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है, सिंगरैली भी प्रसिद्ध है, लेकिन सिंगरैली कहाँ पर है? एमपी में। और सिंगरैली कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना। तो कैसे याद करते हैं? एमपी के रैली में जाते हैं ना, तो रैली एमपी, रैनी आंध्र प्रदेश। याद है पुराना जिंदगी तुम्हारा। वर्धा नदी घाटी, क्या है? वर्धा नदी घाटी। ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, ये नदी घाटी। महाराष्ट्र का एक जगह चंद्रपुर, चंद्रपुर में याद है कल भी हम लोग पढ़े थे, तो कोयला भी पाया जा रहा था वहाँ पर, लोहा भी पाया जा रहा था। तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कोयला भी पाया जाता है। और महाराष्ट्र में कौन नदी घाटी है जिसमें कोयला पाया जाता है? वर्धा नदी घाटी। कौन है? वर्धा नदी घाटी। खत्म ही होने वाला बस। अब उसके बाद यहाँ पे जो है ये, अब जो कोयला है उसके उत्पादन में देख ले रहे हैं, कोयला के उत्पादन में कौन सबसे आगे है, अब भंडारण में कौन? तो कोयला के उत्पादन में सबसे आगे है ये झारखंड। कौन है? झारखंड। नहीं रुको तो एक सेकंड, अभी बदल गया इसका लिस्ट। अच्छा छोड़ो, झारखंड उत्पादन भंडारण 1 2 3 के हिसाब से नहीं देखो, ये ऐसा देखो कि कहाँ कहाँ कोयला पाया जाता है, उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, जब भंडारण सबसे ज़्यादा झारखंड में होता था। झारखंड का कौन कौन से क्षेत्र पड़े थे? झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा। उड़ीसा में होता था, उड़ीसा का कौन कौन सा पड़े थे? तालचर, सुंदरगढ़, संबलपुर। छत्तीसगढ़ पड़े थे कोरबा, विश्रामपुर। वेस्ट बंगाल में पड़े थे रानीगंज। मध्य प्रदेश में पड़े थे सिंगरैली, उमरिया। तो ये सब ऐसा जगह है जहाँ पे कोयला मिलता है। तमिलनाडु भी एक क्षेत्र है, तमिलनाडु का कौन सा क्षेत्र में कोयला मिलता है? लिग्नाइट, नवेली। अब देखिए लोहा, सर लोहा क्यों पढ़ा रहे हैं? तो लोहा भी लगभग वही जगह पे मिलता है जहाँ पे कोयला मिल रहा है, तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसी कारण इसका साइड भी याद कराते हैं। हाँ एक पेज और है। तो लोहा का भी क्या कर रहे हैं? याद करवाते रहे। उड़ीसा में मिलता था लोहा, उड़ीसा के बादाम पहाड़ी में, किरूर में, फिर से गुरु महासानी में, सुल्यपात में, मयूरगंज में। छत्तीसगढ़ में भी मिलता था कौन? लोहा। बैलाडीला, डलीराज, हराड़ा। कर्नाटक में मिलता था बाबूदन के पहाड़ी, कुदिरेमुख, केमामुंडी, चित्रदुर्ग, शिमोगा, कालाहारी, बाबा बुदन की पहाड़ी। झारखंड में मिलता था कोयला, हाँ चिड़िया खान, नाव मुंडी, सिंह भूमि। तो ये सब है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के नल्लोर में भी क्या मिलता था? लोहा, याद है। अब तो ये हो गया, लेकिन इसमें तो हम बता रहे हैं, इस दोनों को कंपेरिजन करा रहे हैं। एक जगह लिखा है खनिज, एक जगह लिखा है उत्पादन, एक जगह लिखा है भंडारण। मतलब प्रोडक्शन कौन कर रहा है और रिजर्व कौन कर रहा है। तो कोयला में आता है, कोयला में पूछे सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पे होता है उत्पादन? उड़ीसा। भंडारण में कहाँ होता है? उड़ीसा। उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर एमपी उत्पादन में। भंडारण में उड़ीसा, लेकिन फिर यहाँ पे क्रम बदल जाता है, कौन आ जाता है भंडारण में? झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ और फिर एमपी। ऐसे याद कर सकते हो कि छत्तीसगढ़ क्या है, कोयला उत्पादन में आगे है झारखंड से, लेकिन भंडारण में पीछे है। मतलब छत्तीसगढ़ ऐसे भी पिछड़ा, झारखंड तो पिछड़ा राज्य है, इससे भी टेक्नोलॉजी लग रहा कम होगा। अब फिर ऐसे लोहा में भी सबसे आगे कौन है उत्पादन में? उड़ीसा ही है। भंडारण में कौन है? नहीं, इस बार भंडारण में आ गया ओवरऑल पूछे, हेमेटाइट मैग्नेटाइट दोनों मिला के तो कर्नाटक, यानी कि मुट्ठू भंडारण ज़्यादा किया हुआ है साउथ वाला। सही बात है, मुट्ठू बहुत भंडारण कर लिया है। तो ऐसे याद करो। उड़ीसा के बाद कौन आ जाएगा? छत्तीसगढ़। देखो ऊपर भी था छत्तीसगढ़, लेकिन फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? कर्नाटक और फिर झारखंड। और लोहा के जो उत्पादन है भंडारण है तो मुट्ठू कर दिया, मुट्ठू के बाद कौन आएगा? उड़ीसा आना ही है, उसके बाद झारखंड है, ठीक है। लेकिन स्पेशली पूछ दे, ये तो ओवर हो गया, ऑल हो गया ना लोहा का, लेकिन पूछे हेमेटाइट का भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो हेमेटाइट याद है पूर्वी भारत में मिल रहा था, उड़ीसा में है। फिर कौन आएगा? भंडारण पूछ रहा है तो झारखंड की छत्तीसगढ़, झारखंड भंडारण है ना, तो वो वाला में तो झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। अब मैग्नेटाइट का भंडारण पूछे तो मैग्नेटाइट से मुट्ठू तो कर्नाटक, और फिर आंध्र प्रदेश, और फिर राजस्थान, तमिलनाडु, ये सब आएगा, ठीक है। बस ये क्वेश्चन है ये। अरे रे नहीं सब नहीं पढ़ाएंगे, रुको ना, तुमको क्वेश्चन तो 10 मिनट 8-15 वही 8-15। अब यहाँ पे देखो कोयला में भारत का क्या स्थान है?
तो कोयला का उत्पादन हो या कंजप्शन हो, इसमें भारत का स्थान सेकंड नंबर पे है। भारत चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है, ठीक है। भारत बिजली उत्पादन में तीसरा नंबर पे है, उपभोग में बताए थे दूसरा नंबर पे है। कोयला का भारत में उत्पादन या उपभोक्ता करे तो दूसरे नंबर है, लेकिन भंडारण कितना पर है? फिफ्थ। मतलब भंडारण कम है लेकिन उत्पादन क्या कर रहा है कोयला? ज़्यादा कर रहा है भारत। इसमें अच्छी बात है कोयला का। भारत में सबसे आई तो चौराटा बता दे, भारत में कोयला बहुत, लेकिन फिर भी एंथ्रेसाइट कोयला नहीं है, कोकिंग कोल में जो यूज होता है उसके लिए क्या करता है? निर्भर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भारत में कुछ क्वेश्चन है। भारत में कोयला किस नदी घाटी क्षेत्र में मिलता है? तो इसका ट्रिक क्या बताए थे? MSDG बाबा। कृष्णा गोदावरी बेसिन में पाया जाता है? नहीं। यहाँ पेट्रोलियम के फेमस है, घुमाता है सवाल, इसमें नहीं है। तो कृष्णा आ गया मतलब खत्म। अब उसके बाद वर्धा में है, ब्रह्मपुत्र में कोयला पेट्रोलियम दोनों है। गंगा में है? गंगा में ना पेट्रोलियम है ना कोयला। कैम्बिक बेसिन नहीं, इसमें भी नहीं है। इसमें तो क्या है? पेट्रोलियम है। कैम्बिक बेसिन खंबात की खड़ी पर है। गोदावरी नदी घाटी, हाँ इसमें कोयला है। तो ये इसका ट्रिक क्या बताए थे इसको, ऐसा सवाल को बनाने के लिए? MSDG बाबा नदी घाटी का ट्रिक बताए थे। फिर यहाँ पे भारत का कोयला सर्वाधिक किस चट्टान में पाया जाता है? तो गोंडवाना रॉक्स। लेकिन गोंडवाना रॉक्स में 90% कोयला पाया जाता है, कौन सा? बिटुमिनस। लेकिन तुम ये बताओ गोंडवाना रॉक्स किस नदी घाटी में नहीं मिलता है? ब्रह्मपुत्र, क्योंकि वहाँ पे टर्सरी रॉक्स मिलता है। फिर से है, भारत का कौन सा राज्य कोयला मिलता है? कहाँ मिलता है कोयला? क्या गुजरात में कोयला पड़ा है? नहीं, काट दो ये ऑप्शन। गुजरात में पड़ा है? नहीं, काट दो। राजस्थान में पड़ा है? राजस्थान में बाड़मेर क्षेत्र पड़ा है, तो वो पेट्रोलियम के, भी काट दो। तो राजस्थान गुजरात नहीं है। छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, ये सब है। तमिलनाडु का नवेली क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? नई नवेली, लिग्नाइट कोयला के लिए। एकमात्र ऐसा क्षेत्र भारत का जिसमें लिग्नाइट कोयला मिलता है। फिर यहाँ पे कि सिंगरैली और सिंगरैनी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा, कोयला या दोनों? लोहा के लिए है भाई हम कहें लोहा। रिया कोयला, सॉरी कोयला के लिए है, लोहा के लिए कहाँ है भाई? कोयला ना होगा, गलती से लिखा गया कोयला होगा, ठीक है ना। बताए थे रिया जो है ये सिंगरैली, तो ये रैली में गए MP और ये आंध्र प्रदेश। और बताए थे उमरिया भी है क्षेत्र, उमरिया। तो रिया जो है MP में जाके सिंगिंग की कोयला खान में से याद कराए थे। फिर से जो है यहाँ पे कोयल गैसिफिकेशन किसको कहते हैं? तो कोयल गैसिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोयला को क्या करते हैं? सिन गैस में बदलते हैं। सिन गैस क्या है? तो बहुत गैस का मिक्सचर, जैसे मीथेन का, नाइट्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का। ये कैसे बदलते हैं कोयला को इस गैस में? तो टेम्परेचर एकदम हाई कर दो कोयला का, ये भाप एकदम हाई कर दो, और ऑक्सीजन क्या दो? लिमिटेड सप्लाई में। तो ये किस में बदल जाएगा कोयला? सिन गैस में। और सिन गैस में कौन कौन सा गैस निकलता है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। अच्छा, किस लिए बदल रहे कोयला को? तो पता है कि कोयला क्या है? प्रदूषण करता है, फैलाता है। तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग बिजली प्रोडक्शन में सिन गैस का आसानी से, फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं, और ये लेस पॉल्यूटेंट होगा। तो ये सिन गैस का क्या है? बेनिफिट है। लेकिन सिन गैस का कुछ कमी भी है। ये तीन क्या है? 2 पॉइंट कमी है। जब सिन गैस बनाते हैं ना, तो इसमें हम लोग को बहुत पानी का आवश्यकता रखता है। उसको भाप बनाना है ना कोयला को, तब पानी को गर्म करना पड़ता है, तब कोयला रखना पड़ता है उसमें। तो इसमें बहुत पानी लगता है, तो ये डिमेरिट है। और दूसरा, जो पारंपरिक कोयला है, जो पुराना कोयला है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलता है। भारत का कोयला अच्छा है, लेकिन जब सिन गैस बनाते हैं ना, तो इसमें हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड भी बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है ना। इसमें सिन गैस में मिलता है, मिक्सचर है बहुत सारे गैसेज का, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकल जाता है। तो ये 2 चीज़ क्या है? नुकसान है। फिर से यहाँ पर कुछ विस्फोटक पदार्थ, मतलब वैसा जिसमें क्या है? विस्फोट करेगा। TNT क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। इसको बोलते हैं डाइनाइट्रोटोलीन, बम बनाने में यूज होता है। फिर से TNPC, इसको क्या बोलते हैं? डाइनाइट्रोफेनॉल। TNP क्या है? TNT डाइनाइट्रोटोलीन बम बनाते हैं, TNP डाइनाइट्रोफेनॉल बम बनाते हैं। इसे को पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। TNP को ही पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, TNP को ही पिक्रिक एसिड बोलते हैं। TNG ये भी बम बनाने में यूज करते हैं, डाइनाइट्रोग्लिसरीन। इसे नोबल ऑयल भी बोला जाता है। डायनामाइट बनाने में प्रयोग, डायनामाइट पंप होता है तो TNG बोलते हैं। RDX, TNT यही सब। TNT नहीं बोलता है, RDX मिला था, TNG भी यूज होता है। इसे नोबल ऑयल के नाम से जाना जाता है, लेकिन TNP को, ट्राइनाइट्रोफेनॉल को पिक्रिक एसिड के नाम से, ठीक है। फिर जो तुम्हारा ये है,
फिर जो तुम्हारा ये है RDX, RDX क्या है, तो ये भी बम है। इसको इस RDX का एक और भी नाम होता है साइंटिफिक नेम, साइक्लोनाइट। क्या है, साइक्लोनाइट। इसको T4 भी बोला जाता है। और इसका नाम क्या है इसे साइंटिफिक भाषा में, ट्राई मिथाइल ट्राई नाइट्रोमाइन, ट्राइल मिथाइल ट्राई नाइट्रोमाइन। पिक्रिक एसिड किसको बोल रहे थे, TNP को बोल रहे थे, डाइनाइट्रोफेनॉल को। और नोबल ऑयल किसको बोल रहे थे, तो ये बोल रहे थे TNG को, डाइनाइट्रोग्लिसरीन को। इसको डायनामाइट बनाने बम में यूज होता है। RDX को साइक्लोनाइट T4 बोलते हैं। अब बारूद बनाने में जो यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, पोटासियम नाइट्रेट। बताते हैं कौन पोटासियम नाइट्रेट होता है बारूद बनाने में। उसके बाद जो है बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या करता है, जैव ऊर्जा। बायोफ्यूल, बायोफ्यूल ऐसा मतलब यूज करते हैं जिससे क्या हो, जानवर के अवशेष यूज करते हैं, कचरा उचरा से बनाते हैं, अनाज वगैरह से बनाते हैं, जिससे प्रदूषण क्या हो, कम हो। तो बायोफ्यूल में क्या क्या यूज होता है, या तो कृषि अवशेष, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, या फिर प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन, फल फूल, या फिर शहरी कचरा। तो जैसे कि कौन कौन सा कृषि अवशेष यूज होता है इसमें, तो धान का भूसी, धान का भूसी होता है, भूसी जो गाय को खिलाते हैं उसका, गन्ने का खोई, जो गन्ना है वो पूरा पिसा रस निकल गया था, खोई बचता है वो, चावल लेकिन टूटा हुआ वाला चावल, क्या है, टूटा वाला चावल। और मूंगफली का दाना होता है, इस सबको आपस में मिला देंगे ना तो तुम बना लेगा बायोडीजल। क्या है, बायोडीजल। ऐसे क्या होगा, हम लोग डीजल पर निर्भरता कम होगा ना, और तो इसका हम लोग विकल्प के रूप में इसको देख सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन का भी उपयोग कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। जैसे जेट्रोफा का एक प्लांट आता है, किसका, जेट्रोफा। काराकास, क्या है, काराकास। एक है करंजा, एक है कसावा। काराकास, करंजा, कसावा, जेट्रोफा। इन सभी का प्रयोग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नेचुरल वेजिटेशन बना, ये बायोडीजल बना सकते हैं। नहीं तो बायोडीजल, शहरी कचरा भी यूज कर सकते हैं, कचरा से। अच्छा, कौन सा बायोडीजल है इसमें से तुमसे पूछा जाए कौन इसमें बायोडीजल, इथेनॉल भी क्या है, बायोडीजल है। मिथेनॉल भी बायोडीजल है। और जेट्रोफा भी एक, नहीं सॉरी, कौन सा है इसमें, तो ये ना है जेट्रोफा ना बायोडीजल है, इथेनॉल मिथेनॉल नहीं। ठीक है, जेट्रोफा क्या है, बायोडीजल है। बस 5 मिनट और, 5 मिनट पूर गया, देखो 5 मिनट बाकी है, बोलिए ना, हाँ खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ईंधन है, कौन कौन फ्यूल का नाम सब दिया है, ठीक है ना, फ्यूल का नाम सब दिया है। जैसे कि बायोगैस क्या होता है, गोबर गैस। तो गोबर गैस में क्या होता है, तो गोबर गैस में मिथेन होता है। याद रखेंगे, गोबर गैस में क्या होता है, सबसे मेन प्रोडक्ट मिथेन। क्या होता है, CNG में भी क्या था, मिथेन, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। बायोगैस मिथेन, बायोगैस संयंत्र से क्या निकलता है, मिथेन गैस, जो कि फर्मेंटेशन प्रक्रिया से बनता है। CNG में क्या होता है, मेनली मिथेन। LPG में P बताए थे, C से CNG, तब C से CH4 यानी कि मिथेन, P से प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। एक होता है कोल गैस। क्या होता है, कोल गैस। तो कोल गैस में क्या होता है, तो ये CH4 तो रहेगा ही, हाइड्रोजन रहेगा ही, कोल है तो CH4 निकलेगा ही, और हाइड्रोजन निकलेगा ही, और कार्बन मोनोऑक्साइड, कोल गैस। अभी कहता है गैसोलीन। गैसोलीन भी एक होता है वही ये फ्यूल। गैसोलीन में क्या होता है कि 90% पेट्रोल होता है, 10% इसमें इथेनॉल मिला दिया जाता है, जिसके कारण पेट्रोल पे क्या होगा, निर्भरता भारत का कम होगा। तो ये गैसोलीन। एक होता है वाटर गैस। वाटर गैस भी होता है क्या हुआ, वाटर गैस में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, जिसको अंगार गैस भी बोलते हैं। तो कैसे याद करेंगे, वाटर गैस में CO भी होता है और H2 भी होता है। तो वाटर कोच या कोच ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे COCH ऐसे याद करो। वाटर कोच को दिए, कोच है ऐसे ही, पता है हम लोग जाते हैं ट्रेनिंग वहाँ पे करते सीखते हैं, तो कोच एकदम वाटर नहीं पीने देगा, पानी पिएगा तो मारने लगता है, उसे कहता है देख ठंडा आ जाएगा तो नहीं दौड़ेगा। तो CO से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। H से क्या होता है, हाइड्रोजन। ठीक है ना। एक होता है प्रोड्यूसर गैस, बहुत बार पूछा जाने वाला एग्जाम में ये गैस है, क्या है, प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस में कैसे कैसे का मिक्सचर रहता है, इसमें भी CO है लेकिन नाइट्रोजन है। क्या है, CO और नाइट्रोजन। इसको भाप गैस भी बोलते हैं, स्टीम गैस। तो इसे याद कर दो, प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, तो कौन से CO कौन में CO से क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, N से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सेल गैस, तो इसमें बहुत सारे गैस पढ़ाए थे, CH4 था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड था, ये सब तो कोल का गैसिफिकेशन करा के निकाल रहे थे। ठीक है, तो ये सब गैस है, तो ये सब समझ में आया तुमको, कोल गैस में ये सब पाया जाता है। ठीक है, अच्छा बता, तो ये दोनों गैस खाली रहे तब क्या हो जाएगा, CO और H। कोच को क्या दे रहे थे, वाटर गैस। CO के साथ N2 रहे तो प्रोड्यूसर। कौन है प्रोड्यूसर, उसके बाद है यहाँ पे सीन गैस। तो बता दिए सीन गैस में ये सब रहता है, इसमें याद कराए थे। उसके बाद है किस रसायन में कौन सा खनिज मिलता है, बस खत्म ही होने वाला, हो गया, खत्म ही है।
उसके बाद बताया था किस चट्टान में कौन सा खनिज मिलता है, एक बार रिविजन करा दे रहे हैं। पेट्रोलियम पूछे या नेचुरल गैस पूछे, पेट्रोलियम को ही क्या बोलते हैं, खनिज तेल यानी कि मिनरल ऑयल। टर्शियरी रॉक्स में मिलता है ये सब, टर्शियरी रॉक्स की अवसादी चट्टान यानी कि टर्शियरी रॉक्स का सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। और सोना और लोहा, तो धारवाड़ रॉक्स, सोना और लोहा, धारवाड़ रॉक्स पढ़ाए थे, इसमें सोना और लोहा मिलता है। कैसे याद करेंगे, तो सोना धारता नहीं बहुत लोगों को, सोना और लोहा, कोयला गोंडवाना रॉक्स अभी तक याद कराएं। और कुछ जो टर्शियरी रॉक्स में भी मिलता है, टर्शियरी रॉक्स में जो कोयला मिलता है वो कहाँ पर का है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का। अब यहाँ पे 2 नंबर होता है, ये देखो, एक होता है ऑक्टेन नंबर, एक होता है सीटेन नंबर, एक होता है ऑक्टेन नंबर, एक होता है सीटेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या करता है, ऑक्टेन नंबर गाड़ी पे लिखा रहता है, पेट्रोल पे लिखा रहता है, तो ऑक्टेन नंबर ये बताता है कि कैसा क्वालिटी का पेट्रोल है, सीटेन नंबर ये बताएगा कि कैसा क्वालिटी का डीजल है। तो कैसे याद करें, सी डी पी से पेट्रोल का विशेषता कौन बताएगा, ऑक्टेन नंबर। सी से C10 किसका विशेषता बताएगा, डीजल का। अगर किसी का बोलेगा ऑक्टेन नंबर हाई है तो इसका मतलब समझना वो पेट्रोल क्या है, बढ़िया क्वालिटी का है, उस पर नॉकिंग कम होगा, खटखट खटखट क्या होगा, कम होगा। और कहीं पे हम बोलेंगे कि ऑक्टेन नंबर कम है यानी कि पेट्रोल लोअर क्वालिटी का, C10 नंबर हाई है मतलब डीजल बढ़िया क्वालिटी का है। अब ये ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए क्या मिलाते हैं पेट्रोल में, तो हम लोग मिलाते हैं तेल, जिसको बोलते हैं टेट्रा इथाइल लीड, टेट्रा इथाइल लीड। ये इंक्रीज कर देता है ऑक्टेन, और ये नॉकिंग को क्या करता है, खटखट को कम क्या करता है, कम क्या करता है, कम। लेकिन याद है CNG में शीशा नहीं रहता था, लीड को कम कर देते ताकि पॉल्यूशन कम हो। ठीक है, तो तेल ये सब, चलिए छुट्टी।